और मेरी जो आइडेंटिफिकेशन पहले बनी थी वो एक सोशल वर्कर के रूप में बनी थी। मैं बचपन से स्टूडेंट लाइफ से प्रतिभाओं का सम्मान समारोह करना, रक्तदान करना, मृत्यु भोज का विरोध करना, दहेज प्रथा का विरोध करना। जो वहाँ की राजनीति है उसको आप कितने समय से देखते हुए आ रहे हैं? क्या बदलाव आपने उसमें महसूस किए हैं? तो मैंने अब 2.5 लाख पौधे व्यक्तिगत रूप से लगाए। सरकार ने हमारे एक पेड़ देश के नाम एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया था। सामाजिक सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन समाज के लिए असल में बहुत कम लोग जी पाते हैं। और समाज की सेवा तन मन धन से करने वाले कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो प्रेरणा के रूप में बनकर उभरते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो सामाजिक सेवा के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी जनता की सेवा करने में लगे रहते हैं। दिन हो या रात, कभी भी कोई भी समय नहीं देखते हैं और हर उस मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं जिस पर बात करना जरूरी होता है। जी हाँ, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राम अवतार मीना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। परिचय से अगर मैं शुरुआत करूं तो इनके परिचय की अगर मैं बात करना चाहूंगी तो मेरे ख्याल से आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आपके राजनीतिक सफर की आपने शुरुआत करी, एबीवीपी से करी आपने शुरुआत, छात्र राजनीति से किस तरीके से आपने अपने आप को आगे बढ़ाया इस दिशा में? जी देखिए, मैं सवाई माधोपुर का मूल निवासी हूँ। मेरा गांव मौली तहसील के पास में ही एक छोटा सा गांव है, मेरा खिरकड़ी गांव है जी। और मैं किसान परिवार से मिडिल क्लास से हूँ। मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे, भारत सरकार की सेवा में थे, डाकघर में से सर्विस करते थे जी। और मेरे पिताजी राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। मेरे परिवार में कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं था या मेरी रिश्तेदारी में कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, लेकिन मैं उनके विचारों से प्रेरित होकर के आरएसएस की शाखा से जुड़ा और शाखा से जुड़ करके और मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया 94 से। उस समय मेरी एक्टिविटी को, मेरी एनर्जी को देख करके एबीवीपी जो संगठन था उसने मेरे को पकड़ा और मुझे वहाँ का इकाई का अध्यक्ष बनाया और वहाँ से मेरा एबीवीपी का सफर शुरू हुआ और मैंने 12-13 साल एबीवीपी में काम किया और मैं प्रदेश स्तर तक पदाधिकारी रहा। और उसके बाद में मैं एबीवीपी से निकल के और सक्रिय राजनीति में आया। तो ये 2000 के करीब की बात है, 2000 के करीब में बीजेपी की सक्रिय राजनीति में आ गया। प्राथमिक सदस्य बन के, सक्रिय सदस्य बन के मैं पार्टी का 21 साल की उम्र में महामंत्री बन गया मंडल का। और फिर मेरी एनर्जी को देख के, मेरे काम को देख करके मेरे को तत्कालीन नेताओं ने उस समय युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष के लिए प्रपोज कर दिया। तो मैं उस समय फिर कुछ समय वह महामंत्री बना और उसके थोड़े दिनों बाद में फिर मैं लगभग 2010-11 के करीब में उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा और 2013 तक, 11 से लेकर 13 तक, 14 तक मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा। तो ये युवा राजनीति से सफर जो आपका शुरू हुआ, वो किसान नेता के रूप में बनकर उभरा, वो पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर बन के उभरा, वो तमाम सारे जिस तरीके से आप बताते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पद की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि आप किसान रहे हैं, आप किसान हैं, तो किसान नेताओं के लिए आपने किस तरीके से क्या रणनीति बना के काम किया और अब और क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? चेतना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं राजस्थान का निवासी हूँ, पूर्वी राजस्थान हमारा कर्म क्षेत्र है और मैं उस क्षेत्र में रहता हूँ जो पॉलिटिकल रूप से बहुत बैकवर्ड रहा, पिछड़ा रहा। और वहाँ मैं देखता हूँ कि गुर्जर और मीणाओं की राजनीति संख्या ज्यादा है, लेकिन उनकी इतनी राजनीति हावी नहीं रही, उनके पास ऐसे टॉप लीडर्स नहीं रहे। पूर्वी राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा जो एक अच्छी शख्सियत है, वो जरूर राजनीति के पुरोधारे हैं उस क्षेत्र में। बाकी उनके अलावा ऐसा कोई सीनियर लीडर उस क्षेत्र में नजर नहीं आया जो किसानों के लिए सड़क पे कोई संघर्ष करे। मैंने उनसे भी प्रेरणा ली, उनसे प्रेरणा स्रोत मेरे रहे हैं और संघर्ष करना मैंने उनसे सीखा है। राजनीति में मेरे बहुत सारे लोग आदर्श हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे आदर्श रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी मेरे आदर्श रहे हैं और अभी वर्तमान में राजस्थान की राजनीति में सतीश पूनिया जी, मदन दिलावर जी मेरे आदर्श हैं। मैंने छात्र राजनीति से शुरुआत करी, फिर यूथ राजनीति से निकल करके बड़ा संघर्ष करके अपनी पहचान मैंने, ऐसा नहीं मेरे क्षेत्र में, राजस्थान के गिने चुने यूथ नेताओं में मैं काउंट हुआ मेरे संगठन की दृष्टि से।
मैंने युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के टॉप 3 जिला अध्यक्षों में मैं काउंट था जी। मैं किसान संघ का अध्यक्ष बना, फिर संघ की योजना से, आरएसएस की योजना से, तो मैं राजस्थान में, मेरा जिला बहुत पिछड़ा हुआ था, सवाई माधोपुर को राजस्थान के टॉप जिलों में काउंट करवाया मैंने। और मैंने हर थीम पर काम करके, किसानों के हर मुद्दे पर, हर इशू पर खड़ा रह करके, भरी बरसात में, भरी दोपहर में, भरी सर्दी में किसानों के साथ में खड़ा रह के, उनके साथ खेत में खड़ा रह करके, सड़क पे खड़ा रह करके, उनकी हर मांग के, हर डिमांड के साथ में मंडियों के अंदर खड़ा रह करके उनके माल को बिकवाया, हर मुद्दे पर, हर इशू पर खड़ा रह करके उनके साथ संघर्ष करके किसान संघ को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजस्थान में मेरा जिला सवाई माधोपुर अच्छी स्थिति में काउंट हुआ और मेरी जो इमेज डेवलप हुई उस दौरान, तो मेरे एक किसान नेता के रूप में राजस्थान में पहचान हुई जी। और मेरा संगठन मेरे से बहुत प्रभावित हो, मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला लोगों का, किसानों का और संगठन का। मेरी इमेज जो डेवलप हुई एक लीडर के रूप में, वो असली लीडरशिप मेरी किसान नेता के रूप में हुई, किसान संघ से मेरी इमेज डेवलप हुई है। आपको नहीं लगता कि शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें? मैं आप सभी को बता दूं कि सर ने जो एजुकेशन ली है वो भी बहुत ही उच्च स्तर तक की ली है। लॉ इन्होंने कर लिया है, 4 सब्जेक्ट्स में एमए इन्होंने किया हुआ है, बीजेएमसी इन्होंने किया हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि शायद ही सर आपने कुछ छोड़ा होगा। लेकिन जिस तरीके से हम बात करते हैं गुर्जर और मेड़ाओं की, जब हम बात करते हैं तो आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिक्षा की कमी की वजह से वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इस दिशा में आप किस तरीके से काम करेंगे? अच्छा, अच्छी बात है आपने जो कहा है। आज जिस स्तर पर, जिस स्टेज पर आजादी के बाद में इन दोनों समाजों को होना चाहिए था, वो नहीं है जी। आज भी एजुकेशन में हम मात्र 25 से 30%, 40% लोग हैं जो एजुकेशन लेकर के सेटल है। बाकी लोग एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन वो आज भी सड़क पर ही है। उनको अभी रोजगार की तलाश है, उनको अभी धंधों की तलाश है, उनको अच्छे कामों की तलाश है। सरकारी सेवा में तो हर व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा। अभी भी इस क्षेत्र के अंदर, डांग एरिया के अंदर, करौली ले लो, धौलपुर ले लो, इधर अपन बहुत सारा हमारा इलाका है, आदिवासियों के अंदर ले लीजिए, अभी बहुत सारा पिछड़ापन है। एजुकेशन का पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है। सभी दृष्टि से देखे तो अभी बहुत कुछ करने की इन लोगों के लिए, इन समाजों के अंदर जरूरत है जी। और सरकार जितना कर रही है उसका फायदा लोग नहीं ले पा रहे। अभी क्या बैकवर्ड है, जागरूकता नहीं है, जन जागरण की जरूरत है, पॉलिसी की जरूरत है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ऐसे सोशल पॉलिटिशियन के साथ साथ सोशल वर्करों की भी जरूरत है जी। तो ये सब काम मिलकर के अगर करें समाज के लोग, गुर्जर समाज के ले लें, अनुसूचित जाति ले लें, अनुसूचित जनजाति ले लें, इन सब लोग मिल करके करेंगे तभी पूर्वी राजस्थान विकास की ओर बढ़ेगा। आप भी अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन के भी प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, तो आप इस दिशा में अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं इन लोगों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और कम से कम इनके उन चीजों के लिए जिनसे ये वंचित रह जाते हैं? जी, ये आपने ये जो क्वेश्चन किया है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, मैं एक उड़ान संगठन उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। और मैं इससे, हमारा ऑल ओवर इंडिया संगठन है, उसका नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, अच्छे लोग इससे जुड़े हुए हैं। और ये जो लोग हैं इन समाजों के उत्थान के लिए, इनकी प्रगति के लिए, इनके रोजगार के लिए प्रयास करते हैं। हम सब लोग मिलकर, हमारी पॉलिसी है कि इनको सपोर्ट किया जाए। हम करते हैं और कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी इन समाजों को बहुत कुछ जरूरत है। लीडरशिप जो है हमारी विभिन्न पार्टियों के अंदर, उनको भी अपने समाज के प्रति उनके दर्द को समझना, उनके लोगों के लिए समझना, ये इस समय की जरूरत है। और यूथ लीडरशिप जिस तरीके से डेवलप हो रही है और उसको संरक्षण नहीं मिल रहा, प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, इससे यूथ लीडरशिप दब जाती है। वो कुछ करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए, जवानों के लिए, समाज के लिए, लेकिन उनको अब राजनीतिक पार्टियां दरकिनार कर देती है, तो वो मन मसोर कर रह जाते हैं। उनको अवसर मिलना चाहिए, वो लोग अच्छा कर सकते हैं जी। ये सही कहा आपने बिल्कुल, कि अवसर की ही कमी है। अगर अवसर मिलने लगा तो ऐसी ब्रिगेड हमारे सामने आ सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हाँ, हमारे समाजों में ऐसी नौजवानों की फौज है जो सामाजिक बदलाव कर सकती है, राजनीतिक बदलाव कर सकती है। मैं कहता हूँ अमूलचूल परिवर्तन राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में कर सकती है। वो पूर्वी राजस्थान नहीं, मैं देखता हूँ दक्षिणी राजस्थान आदिवासी इलाके में भी है ऐसे यूथ। पूर्वी राजस्थान में तो भरे पड़े हैं लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में भी है जी। सब जगह पूरे राजस्थान के अंदर यूथ लीडरशिप है, उनके कई उदाहरण है। मैं बताऊं तो चैनल पर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैंने घूम के राजस्थान में देखा, अवसर दिया जाए
तो बहुत अच्छे लोग राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में निकल करके आ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान की ही अगर बात चल पड़ी है तो मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान जब भी चुनाव होते हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता है, अलग ही चर्चा का विषय बन जाता है, और जो वहाँ की राजनीति है उसको आप कितने समय से देखते हुए आ रहे हैं? क्या बदलाव आपने उसमें महसूस किए हैं? देखिए, मैं 2001 से सक्रिय हूँ राजनीति में, और पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ, संगठन की राजनीति से मैं सक्रिय हूँ, और उस समय की और आज की राजनीति में काफी परिवर्तन हुआ है। उस समय की जो राजनीति थी, मूल्यों की राजनीति थी, चरित्रता की राजनीति थी, और सच्चाई की, मन से, दिल से लोग राजनीति करते थे। अब जो राजनीति में परिवर्तन आया है वो झूठ और फरेब की राजनीति बनती जा रही है, धोखे की राजनीति बनती जा रही है। वो कोई सी भी नेता देखिए जो भी इस राजनीतिक क्षेत्र में आता है, आया है, वो जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से खरा नहीं उतर पाया। अब जो राजनीति में इधर पूर्वी राजस्थान में परिवर्तन आया है, तो वहाँ की मुझे लग रहा है कि अब यूथ पॉलिटिशियन की, यूथ ब्रिगेड की बहुत सख्त आवश्यकता है। इसको पूरा का पूरा पूरी राजस्थान महसूस कर रहा है। जो भी पार्टी यूथ पॉलिटिशियन को प्रमोट कर देगी, मुझे लगता है राजस्थान का वो भविष्य बन जाएगा, और पूर्वी राजस्थान में उस पार्टी की नींव मजबूत हो जाएगी। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी दिशा में काम करने की सख्त जरूरत भी है। मैं ये जानना चाहूंगी कि पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर हैं आप बीजेपी के, तो पर्यावरण के लिए अब आप क्या खास करने वाले हैं? देखिए, मेरे को 2019-20 में माननीय सतीश पुनिया जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उस समय किसान मोर्चे का प्रदेश मंत्री बनाया था। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हरिराम रेणुवा जी थे। तो मेरे को प्रदेश मंत्री के साथ साथ में मेरा पर्यावरण से लगाव शुरू से था, तो उनकी नजर में था हमारे नेताओं को। उन्होंने राजस्थान में मेरे को वृक्षारोपण अभियान का प्रभारी भी बना दिया, और मैंने 3 साल के अंदर 4.5 लाख पौधे पूरे राजस्थान में लगवाए संगठन के माध्यम से। वो प्रोफाइल मेरी तैयार हुई। वो अपोजिशन सरकार थी, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर भी संगठन के माध्यम से हमारे प्रवास होते थे। योजना के अनुसार हमने, किसान मोर्चे की योजना के अनुसार इतने सारे वृक्षारोपण हमने करवाया। तो पार्टी ने मेरी प्रोफाइल देखी, सरकार बनते मेरे को राजस्थान सरकार ने पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकती है सरकार, हमारी पार्टी इतना सोचती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे लगा कि आदमी, इंसान अगर मन से, आत्मा से जिस काम को करता है, तो ईश्वर और उसके जो पार्टी के संगठन के लोग हैं वो उसको देखते हैं और उसका उनको रिजल्ट मिलता है। सच ही कहा है किसी ने कि अगर आप तन मन से कुछ करना चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करवाने में आपका सहयोग देती है। तो मैंने अब 2.5 लाख पौधे व्यक्तिगत रूप से लगाए। सरकार ने हमारे एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री, पंचायत राज मंत्री जी मदन दिलावर जी ने मेरे को पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और कहा कि राजस्थान में जाइए, लोगों को प्रेरित कीजिए, समाज के लोगों के बीच में जाइए। तो विद्यालयों में, ग्राम पंचायतों में, गाँव में, ढाणी में, हर जगह पर मैं पहुंचा, और बहुत सारे पौधे, 2.5 लाख पौधे मैंने लगवाए। 11,000 पौधे मैंने व्यक्तिगत रूप से लगवाए, और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी ली। वो पौधे अब हमने जहाँ लगाए थे उनकी विजिट में हम कर रहे हैं, उनका डाटा तैयार कर रहे हैं, कितने नष्ट हुए, कितने बन रहे। तो पर्यावरण के प्रति मेरा शुरू से, बचपन से ही लगाव रहा। अपने खेत में, मेरे खेत में, मेरे घर पे, मेरे जो है मेरा घर है, उसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे, छायादार पौधे, फल के पौधे, ये मैं शुरू से ही, बचपन से मेरा शौक रहा है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से भी इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं में से एक शख्सियत आप भी हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी सर कि सामाजिक कार्यों की जब बात आती है तो बाल विवाह हो या दहेज प्रथा हो या फिर जो मृत्यु भोज होता है, उसके लिए आपके कामों को काफी सराहा जाता है समाज में। तो इस दिशा में जब आप राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो आप इन दोनों के, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरीके से, इन चीजों के लिए किस तरीके से स्टैंड लेने वाले हैं? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ में सोशल वर्कर भी हूँ, और मेरी जो आइडेंटिफिकेशन पहले बनी थी वो एक सोशल वर्कर के रूप में बनी थी। मैं बचपन से, स्टूडेंट लाइफ से प्रतिभाओं का सम्मान समारोह करना, रक्तदान करना, मृत्यु भोज का विरोध करना, दहेज प्रथा का विरोध करना, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके लिए मैं काम करता था और अभी भी कर रहा हूँ। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि मैं 21 साल से मृत्यु भोज नहीं करता हूँ। मेरी पत्नी भी नहीं करती, मेरी बेटी भी नहीं करती है। मृत्यु का भोज हम नहीं करते। दहेज की बात जहाँ आती है, मुझे भी मेरे समाज में या मेरी मित्र मंडली में मेरे जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे इस बेटी का संबंध करवाइए, इसके लिए आप जाइए। तो मैं कहता हूँ कि मैं और सब बात कर लूंगा, अच्छा रिश्ता देख लूंगा, पढ़ाई लिखाई की बात कर लूंगा, उसके घर परिवार की बात कर लूंगा, व्यवहार के आचरण की बात कर लूंगा, लेकिन मैं दहेज की बात नहीं करूंगा। मैं दहेज का विरोध करूंगा, दहेज की बात मैं कभी नहीं करूंगा। बाल विवाह की बात आती है, छोटे छोटे बच्चों का, हमारे गुर्जर समाज, SC समाज, जनजाति समाज,
जाट समाज, इनमें छोटी छोटी बच्चियों की शादियां करते थे। तो मैं जहाँ भी होता था उनके परिवार वालों को भी कहता था, मोटिवेशन करता था। हमारी एक मंडली बना रखी थी, हमने टीम बना रखी थी। तो हम जन जागरण का हताई पे बैठते, कहीं चाय की थड़ी पे बैठते, बाजार में बैठते, तो कहते थे ये बाल विवाह तो एक अपराध है। बच्चों के सपनों को चकनाचूर करने का, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की जगह गर्त में पहुंचाने का एक निर्णय जो पेरेंट्स ले रहे हैं, माता पिता ले रहे हैं, उनको समझाना चाहिए, समाज में एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। ये एक पवित्र काम है कि किसी के भविष्य को बचाना, किसी बेटी के भविष्य को बचाना, किसी बेटे के भविष्य को बचाना, उसके जीवन के सपनों को पंख लगाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम राजस्थान के सभ्य समाज के लोग हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन कुरीतियों का विरोध करें, समाज को सही दिशा में, नौजवानों को सही दिशा में लाएं, भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाएं। ये मेरा प्रयास रहा। रक्तदान करवा करके मैं हर बार रक्तदान करवाता हूँ। मैंने 6ठा कैंप लगाया, अभी 6 दिसंबर को मैंने कैंप लगाया। 400 लोगों ने रक्तदान किया और उस रक्त को मैं जरूरतमंद लोगों को हम उपलब्ध करवाते हैं। जहां पर भी जो व्यवस्थाएं होती है, जहां जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवा के एक जीवन दान देने का काम भी हमारी टीम के माध्यम से हम ये कर रहे हैं। और कहते भी हैं कि अगर आपको कोई बदलाव करना है ना, तो अपने घर से उसकी शुरुआत करो। सर, आपने घर से तो किया ही है, और बल्कि पूरे समाज में इतने प्रेरणा बनकर उभरे हैं इन चीजों के लिए। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, अपनी टीम को आपने बिल्डअप किया है और बीजेपी की विचारधारा को साथ में लेकर आप सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा परोपकार वाला काम शायद ही कोई होता होगा। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और आपको बधाइयाँ भी देती हूँ कि इस दिशा में आप तेजी से काम करते रहें, और जितनी तेजी से आप अपनी टीम को बढ़ाते रहेंगे, आप जैसे ही हीरे लोग अगर आपकी टीम में ऐड ऑन हो जाते हैं, तो वो जो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं खुद भी इसी इनिशिएट को लेकर चलती हूँ कि जो आज गुर्जर समाज है, मीणा समाज है, और जो इन अधिकारों से वंचित समाज है, उनके लिए आप और हम कुछ कर पाए, आगे बढ़कर इन समाज में कुछ बदलाव ला पाए, तो ये हमारे लिए ही एक बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब मैं कोई समाज का आइकॉन तो हूँ नहीं, आदर्श भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे आदर्श बहुत सारे लोग हैं समाज में। माली समाज के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले ले लीजिए, ऐसे समाज के अंदर या हम तो कहते हैं राष्ट्र पुरुष थे, वो तो जीता जागता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ले लीजिए। और जनजाति समाज के अंदर मैंने बहुत सारे, कालीबाई भील ले लो, चाहे कोटिया भील ले लो, राणा पूंजा ले लो, या हमारे लक्ष्मी नारायण जी झरवाल जी ले लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे गुजर समाज के अंदर कर्नल किरोड़ी वैसला जी को ले लीजिए। ये समाज के आइकॉन थे। ये लेकिन आपने तो अपने आइकॉन चुन लिए हैं, उनकी दिशा पे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप भी एक आदर्श बन चुके हैं, और आप जितनी भी टीम को साथ में लेकर जा रहे हैं, उन्हें भी एक बहुत बढ़िया रास्ता दिखा रहे हैं चलने के लिए, जो समाज के लेवल पर एक आदर्श व्यक्ति किस तरीके से बना जा सकता है, उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप बनकर उभर रहे हैं हमारी नजर में। तो मैं तो उन महापुरुषों के आदर्शों को, उनके बताए मार्ग को चल करके समाज को दिशा देने का काम कर रहा हूँ। मैं विशेष रूप से देखो राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, अंबेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, समता मूलक समाज की स्थापना हो इसका मैं पक्षधर हूँ। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, इसका पक्षधर हूँ। और राजस्थान में अमन चैन और शांति बने, इसका पक्षधर रहा हूँ। और मेरी पार्टी की जो विचारधारा है, मेरे संगठन की जो विचारधारा है, आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूँ, उसका मैं वर्कर हूँ, उसकी जो विचारधारा, उस विचारधारा को मैं समाज में फलीभूत करना चाहता हूँ। और उनकी विचार, उनका निर्देश, उन संगठन का जो आदेश है, उनका विचार, वो जो विचार है हमारा राष्ट्रवादी विचार जो है, उसके लिए मैं मरने मिटने वाला व्यक्ति हूँ, उसके लिए समर्पित व्यक्ति हूँ। मैंने मेरा पूरा जीवन उस विचार के लिए समर्पित किया है। मुझे राजनीति में या समाज में कुछ मिले न मिले, लेकिन मैं विचार को जिंदा रखने के लिए अपने आप को भी खत्म कर सकता हूँ। ऐसी सोच बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। उम्मीद करती हूँ, आशाएं करती हूँ कि आपने जितने भी सपने देखे हैं समाज में बदलाव से लेकर, और सामाजिक भाव, जो सेवा भाव आपके अंदर देखा है, वो निरंतर बढ़ता जाए, प्रगतिशील पथ पर आप चलते रहें। और आपके आदर्श तो हैं ही इतने अच्छे अच्छे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी हमारे दर्शकों से कि ऐसे आदर्श हमारे समाज में बहुत कम लोग मिलते हैं। आप भी इनके इनिशिएट के साथ जुड़ सकते हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।